नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल क्लासेस में। मेरा नाम है विकी कुमार और आज की वीडियो सेशन में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक केबल के इंसुलेटिंग प्रतिरोध को मापा जा सकता है। ऑप्शन हमारे पास में है मल्टीमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है मेगर के द्वारा और ऑप्शन 4 है एमीटर के द्वारा। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, जो केबल का जो इंसुलेशन होता है उसका प्रतिरोध नापने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या होता है, मेगर। और ये एक प्रकार का हाई रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम काफी उच्च मान के प्रतिरोध को नापते हैं। वहीं अगर हम एमीटर की बात करें तो एमीटर क्या है, एमीटर विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। इसके द्वारा हम विद्युत धारा को नापते हैं। और याद रखिए, एमीटर को जब भी हम विद्युत धारा मापने के लिए परिपथ में प्रयोग करते हैं तो इसे हम हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वहीं अगर हम जो ऑप्शन बी की अगर बात करें, ऑप्शन बी में हमें दिया गया है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का हम उपयोग करते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। यानी कि अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रही है या नहीं बह रही, इसका हम पता किसके द्वारा करते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा करते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है उसका जो हम विशिष्ट गुरुत्व है वो किसके द्वारा नापते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को नापते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ा जाता है, किस लिए जोड़ा जाता है। ऑप्शन हमारे पास में है आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है धारा क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है दक्षता बढ़ाने के लिए और ऑप्शन डी है आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए। तो हमें बताना है इसके लिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, जो सेल है, सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है ये हम करते हैं आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 4.7 किलो ओम प्लस माइनस 5% प्रतिरोधक के लिए कलर कोड क्या होता है। एक प्रतिरोध हमें दिया गया है और इसका हमें कलर कोड निकाल के बताना है कि क्या इसका कलर कोड होगा। तो हमें यहाँ पे जो प्रतिरोध का जो मान दिया हुआ है वो कितना है, 4.7 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ओम के अंदर चेंज करेंगे। ये जो किलो ओम आपको दिया गया है हम इसको चेंज करेंगे ओम के अंदर। तो जब ओम के अंदर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.7 और किलो का मतलब क्या होता है 1000, या फिर हम कह सकते हैं 10 की घात 3। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस 5%। ये हमने इसे इस प्रकार से सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4.7, तो जब हम इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, एक जो शून्य है यहाँ से ये कट जाएगी। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 47 इंटू 100 प्लस माइनस 5%। ये हमारे पास में आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो पहली और जो दूसरी है उसको, तो क्योंकि ये किसको शो करती है, डिजिट को, तो उसको हम सेम की सेम लिख लेंगे। और ये जो मल्टीप्लाई में है उसको क्या करेंगे, हम 10 की घात के रूप में लिख लेंगे। तो 100 को हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 की घात 2। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5%। ठीक है, ये हमारे पास में इसका जो मान है वो निकल के आ गया। अब हमारे पास जो पहला जो बैंड है उसके लिए हमारे पास कोड निकल के आ गया, कितना है 4। जो दूसरा बैंड है उसके लिए कोड कितना आ गया, 7। और जो मल्टीप्लायर है उसके लिए हमारे पास कोड कितना आ गया, 2। और टॉलरेंस कितनी है, 5%। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो कलर कोडिंग की जो टेबल है उस टेबल के अंदर हम इसको मैच करेंगे और मैच करके हम पता लगाएंगे कि कौन सा हमारा जो कलर कोड है वो होगा। तो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ यहाँ पर।
तो दोस्तों ये हमारे पास में टेबल निकल के आ चुकी है। तो हमारे पास जो वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या वैल्यू है हमारे पास में, 47 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5%, ये वैल्यू हमारे पास में थी। तो अब देखिए जो पहली डिजिट में देखिए कि यहाँ पे 4 के लिए जो 4 है वो कौन से रंग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 4 किसको प्रदर्शित कर रहा है, पीले रंग को। यानी कि जो पहली हमारी पट्टी होगी वो कौन से कलर की होगी, पीले कलर की। इसके बाद में दूसरा क्या है, 7, जो दूसरा बैंड है वो उसका कोड कितना है, 7। तो यहाँ पे देखिए दूसरा बैंड में जो 7 कहाँ दिखा है, ये रहा। ठीक है, तो ये किसको दिखा रहा है, वॉयलेट, यानी कि हम कह सकते हैं किसको, बैंगनी। दूसरा कलर हमारे पास निकल के आ गया बैंगनी। इसके बाद में हमारा तीसरा क्या है, 10⁻²। तो 10⁻, देखो 2 कहाँ पर है, जो मल्टीप्लायर वाले बैंड में है। 10⁻, देखो 2 यहाँ पे है। ठीक है, इसको 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻²। तो यहाँ पे देखिए ये कौन से वाले कलर कोड को शो कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है रेड को। तो तीसरा हमारा पास क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ हमें क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस 5%, और ये किसको दिखा रहा है, टॉलरेंस को। तो हम टॉलरेंस वाले बैंड पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 5% किसको दिखा रहा है, यहाँ पे गोल्ड को, यानी कि गोल्ड। तो हमारे पास जो चारों कोड निकल के आए रेजिस्टेंस के लिए वो क्या हो गए, पीला, बैंगनी, लाल और गोल्ड। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास क्या निकल के आया था, पहला का जो कलर था वो कौन सा था, पीला, और जो दूसरा था वो क्या निकल के आया, बैंगनी, तीसरा लाल, और जो लास्ट में था वो क्या था, गोल्ड। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इससे बिल्कुल मैच खा रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी की तरफ देखिए आप। ऑप्शन डी में हमारे पास पहला है पीला, दूसरा बैंगनी, तीसरा लाल और फोर्थ क्या है, गोल्ड। तो इस तरीके से हमारा जो कलर कोड है वो क्या हो जाएगा, पीला, बैंगनी, लाल और गोल्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, KCL केवल डेज के लिए योग्य होता है। ऑप्शन हमारे पास में है, एक नेटवर्क में एक जंक्शन पर। ऑप्शन बी है, एक नेटवर्क में बंद लूप में। दूसरा है विद्युत परिपथ में, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। तो जो KCL है, यानी कि हम कह सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ, जो है वो कहाँ पर लागू होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिए जो KCL है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होता है, जंक्शन पे अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पे जंक्शन कौन से वाले में दिया गया है, ऑप्शन ए में हमें कह रहा है कि एक नेटवर्क में एक जंक्शन पे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 कॉइलों का सेल्फ इंडक्टेंस क्रम से 24 मिली हेनरी और 6 मिली हेनरी है। यदि कपलिंग गुणांक का मान 0.75 हो तो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। 2 कॉइल हमें दी गई हैं जिनका मान हमें दिया गया है 24 मिली हेनरी और 6 मिली हेनरी, और साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है, कपलिंग कोफिशिएंट का मान भी हमें दिया गया है, और हमसे पूछा गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है, M = K√L1L2। ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर M किसको दिखाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को, K किसको दिखाता है, कपलिंग कोफिशिएंट को, L1 है वो प्रथम कुंडली का जो इंडक्टेंस है उसको दिखाता है, और L2 द्वितीय कुंडली का इंडक्टेंस को दिखाता है। तो अब हमारे पास देखो ये तीनों वैल्यू हमें दी गई है और हमें ये निकालनी है। तो हम बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। तो M बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, K का मान कितना है 0.75, और अंडर रूट L1 का वैल्यू कितना है 24 मिली हेनरी। तो 24 इंटू मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ फिर गुणा दूसरा L2 का जो वैल्यू है वो कितना है 6 मिली हेनरी। तो 6 इंटू 10⁻³ अब क्या करेंगे हम, यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 0.75 इंटू अंडर रूट 24 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और ये जब घातें आपस में गुणा होंगी तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगी 10⁻⁻6।
अब हमें क्या करना है, इस अंडर रूट को सॉल्व करना है। तो 0.75 और जब 44 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 12 का जो स्क्वायर कितना होता है 44। और जब हम 10 की घात -6 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की घात -3। अब हमें क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। जब हम 0.75 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 9 और गुणा में क्या है 10 की घात -3। अब क्या है 9 और 10 की घात -3 को हम क्या लिख सकते हैं मिली, ठीक है। और ये किसको निकाल रहे हैं हम, इंडक्टेंस को, ठीक है। तो इसका मात्रा क्या हो गया है इंडक्टेंस, ठीक है, H हेनरी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो कितना आ गया 9। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 मिली हेनरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 100 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर 6 किलो ओम के एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का टाइम कांस्टेंट होगा। यानी कि क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है और इन दोनों को हमने क्या किया है श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा है। और जोड़ने के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना होगा। तो दोस्तों टाइम कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टो से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, टो बराबर R इंटू सी, ठीक है। R और C क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस और C क्या है कैपेसिटेंस। तो हमें टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, एक तो रेजिस्टेंस और दूसरा कैपेसिटेंस, जो कि दोनों ही हमें क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। तो हम यहाँ से इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू रखते हैं, कितना है 6 किलो ओम। तो 6 और किलो को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणा में क्या है C और C कितना है 100 माइक्रोफैराड। तो 100 और माइक्रो को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात -6, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर लेंगे। तो 6 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से 6 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। और गुणा ये देखिए प्लस की 3 10 की घात +3 और यहाँ पे 10 की घात -3। तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो +3 और -6 तो जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा 10 की घात -3, ठीक है। अभी देखिए ये घात गुणा के अंदर माइनस की है, जब हम इसको इसके बट्टे में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे 600 बट्टे क्या हो जाएगा 10 की घात +3, ठीक है। और +3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 600 बट्टे 1000, क्योंकि 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1000। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब देखिए क्या बच गया आपके पास 6/10। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0.6, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 0.6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और जो टाइम कांस्टेंट है इसका जो मात्रक क्या होता है, मेजरिंग यूनिट क्या होता है, वो होता है सेकंड, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आया वो कितना आ गया 0.6 सेकेंड। इस सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट का मान है वो कितना होगा 0.6 सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे तो कोई से भी नहीं दिया गया। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0.6 सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर टर्न्स की संख्या बढ़ने पर क्या होगा। हमसे पूछा गया है एक ट्रांसफार्मर है जिसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या है वो हमने क्या कर दिया बढ़ा दी है। तो बढ़ाने से क्या प्रभाव होगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखिए जब भी हम ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल है उस पर अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं तो क्या क्या प्रभाव होते हैं। पहली बात तो ये होती है कि जो उसका जो आउटपुट वोल्टेज का मान है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है इन कंपैरिजन विद इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज की तुलना के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात जो आउटपुट करंट है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी, यानी कि जितना इनपुट होगा इनपुट से कम हमें आउटपुट में करंट मिलेगी। तो ये दो प्रभाव हमको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही अगर रेजिस्टेंस के सापेक्ष अगर हम बात करें
तो सेकेंडरी के अंदर जो रेजिस्टेंस का मान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में हमें दिया गया है सेकेंडरी धारा बढ़ेगी, तो हमने क्या देखा, सेकेंडरी धारा घटती है। दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी धारा घटेगी, तो प्राइमरी से तो हमें लेना देना ही नहीं है, हमें पूछा कहाँ गया है, सेकेंडरी वाइंडिंग में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी में हम देखते हैं सेकेंडरी धारा घटेगी, तो हाँ सेकेंडरी धारा घटेगी और वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सेकेंडरी धारा घटेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स रेशियो होता है। हमें एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न्स रेशियो पूछा गया है कि कितना होता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जनरली क्या देखते हैं कि ट्रांसफार्मर है उसमें वाइंडिंग है ना, एक में कम होगी एक में ज्यादा होगी, इसलिए हम कोई अगर हमने नहीं पढ़ा तो हम दूसरे वाला ऑप्शन ही टिक करते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल होता है। स्पेशल क्या होता है, स्पेशल ये है कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों में जो टर्न्स की संख्या है वो बराबर होती है, यानी कि जितने फेरे प्राइमरी वाइंडिंग में होते हैं उतने ही सेकेंडरी वाइंडिंग में होते हैं। अब अगर दोनों में वाइंडिंग की संख्या समान है तो हमारे पास वोल्टेज का मान क्या होगा, वो भी समान होगा, यानी कि जितना वोल्टेज हम इनपुट में देंगे उतना ही वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, और जितनी करंट हम इनपुट करेंगे उतना ही करंट आउटपुट में मिलेगा। तो अब आप सोचोगे कि सर फिर ये ट्रांसफार्मर बनाए ही क्यों, ठीक है। तो दोस्तों इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, पृथक करने के लिए, ठीक है। तो पृथक्करण के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न्स रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:1, यानी कि दोनों में क्या होता है, बराबर। तो जब आप उसका अनुपात लोगे तो क्या हो जाएगा, 1:1। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को व्यक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किसमें व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन एक है हमारे पास में केवीए, दूसरा है केवीआर, तीसरा है किलोवाट और फोर्थ ऑप्शन है एचपी, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किसमें व्यक्त की जाती है, केवीए के अंदर व्यक्त की जाती है। जैसे 500 केवीए, 1000 केवीए, 250 केवीए, 11000 केवीए। तो ये केवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो सेशन में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम आगे के 10 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को साथ भी फॉरवर्ड कर दें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।